अब देखो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू संसाधन, भारत में भू संसाधन। तो भारत में भूमि पर, भारत की भूमि है उसमें कितना है, जैसे 43% है, जैसे 100% है, 100 में से 43% पे क्या दे रखा है, कृषि और उद्योग के लिए जगह भूमि वहाँ पर हो जाती है 43%। फिर पर्वत है 30%, और उसके बाद में जो 27% है वो क्या, पठारी क्षेत्र। ठीक है, भूमि भूमि का जो 40-43% है वो है कृषि और उद्योग में, 27% है पठार, जिसमें पठार में क्या मिलते हैं, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन मिलते हैं। ठीक है, और 30% पे पर्वत फैले हुए। तो अपन इस चार्ट पे भी देख सकते हैं 43% है वो क्या दे रखा है, मैदान, 30% क्या दे रखे हैं, पर्वत, और 27% क्या दे रखे हैं, पठार। फिर अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी कि भूमि का निम्नीकरण, यानी कि भूमि की उसकी गुणवत्ता कम कैसे हुई, यानी कि भूमि का क्षेत्रफल, गुणवत्ता वो कम कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कितनी ज़मीन है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण है। ठीक है, 13 करोड़ हेक्टेयर। इसमें से जो 28% है वो किसके अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत है। 56% जल से भरी हुई है, 28% पे तो वन है, 56% जल है, और शेष जितनी रही है वो है लवणीय और क्षारीय। ठीक है, ये किस वजह से भूमि क्यों निम्नीकरण किस वजह से होता है, जैसे वनों उन्मूलन, यानी वन का उन्मूलन, वनों को काट देते हैं। पशुचारण, मतलब बहुत सारे पशुओं को चराते हैं ज़मीन पे, घास वाली ज़मीन में, तो वो वहाँ से हरी भरी घास हटा देते हैं तो वहाँ बंजर हो जाती है ज़मीन। खनन से, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो, जैसे खनन से कौन कौन से क्षेत्रों में, मतलब मलबे, गहरी गहरी खाइयाँ और मलबे खुले छोड़ देते हैं तो वो किसी काम की नहीं होती, बंजर हो जाती है। तो वहाँ पर कौन कौन से, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में वहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर कौन से, वनोन्मूलन, यानी वन बहुत सारे काट दिए गए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सारे पशु है यहाँ पे, गुजरात में, राजस्थान में, एमपी में और महाराष्ट्र में, तो उसकी वजह से भूमि की वैल्यू डाउन हो गई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई, यहाँ पर देखो बहुत सारे हरियाली हरियाली बहुत ज़्यादा दिखती है, तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है ज़मीन में। इसी हिसाब से एक और जो सीमेंट उद्योग होता है, जो वहाँ से जब उसको सीमेंट बनाया जाता है, चूना पत्थर को पीसा और इसकी चूना, मतलब बर्तन उद्योग में चूने का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी राख होती है, कालिक होती है, वो उड़ के दूसरी भूमि पर जम जाती है, जिससे वो पानी, मृदा है वो पानी नहीं सोख पाती है। एक और वैसे औद्योगिक जल निकास, यानी कि उद्योग बहुत सारे लगे हैं ना, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्री है, वहाँ से जो उनसे गंदा पानी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। यानी कि इस चीज़ से निजात पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए, वनोरोपण, यानी कि वन रोपण, बहुत सारे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन, जो घास, जहाँ भेड़ बकरियाँ घास खाती है, जानवर खाते हैं, तो वो हमें फिक्स कर देना चाहिए उस एरिया पे, उतने क्षेत्र में ही खाएगी, और वहाँ पर और हमें छोटी छोटी घासें और लगा देनी चाहिए। ठीक है, फिर पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। पशुचारण नियंत्रण, पशुओं का रोकथाम करो, और पशुचारण यानी पशु जहाँ चरते हैं उस क्षेत्र को नियंत्रण कर दो। रेतीले टीलों के कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया में, यानी कि रेत के जहाँ बहुत सारे टीले होते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए हमें वहाँ क्या कर देना, कांटे झाड़ियाँ लगा देने, ताकि जो रेत है वो वहीं पर सीमित होकर रह जाए। ठीक, उसके सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में मृदा संरक्षण, मृदा संसाधन। अलग अलग 6 प्रकार की मृदाएँ हैं, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो इसमें यहाँ देखो कौन कौन सी मृदाएँ हो जाएगी। देखो, जैसे पर्वत और वन, फोटो में देख लो, पर्वत यहाँ पर दे रखा है, ऊपर ऊपर पहाड़ी, यहाँ पर हरा हरा। जलोढ़, जहाँ जहाँ पानी है, पानी वाले क्षेत्रों में हो गई, देखो। फिर लाल और पीली ये वाली है, इस बार हम देखेंगे। और काली मृदाएँ, काली, ये देखो काली 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 जहाँ पर दिख रही है ये। और लेटराइट अपन को हल्की, ये देखो, ये पोर्शन में, ये पोर्शन में, और ये पोर्शन में असम के ये। और शुष्क यानी कि अपने राजस्थान वाली। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं।
दूसरा देखो जलोढ़, यानी कि अपन ने देखा जल जहाँ जहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है? उत्तरी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत में। देखो संपूर्ण उत्तरी भारत, उत्तर भारत ये रहा, उत्तर भारत में फैली हुई है। फिर है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ लाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्व देखो ये रहा पूर्व का, तट का ये रहा, और मैदान पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जहाँ पर आके नदियाँ मिलती है, जैसे डेल्टा ऐसे बनाते, पंजा पंजा टाइप। तो यहाँ पर देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वाली इनकी नदियाँ आके मिलती है, डेल्टा बनाती, तो इसलिए इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेत होती है, सिल्ट होती है, मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यहाँ से इतने दूर दूर से ट्रेवल करके आती है, तो इसमें रेत शामिल हो जाती है, सिल्ट और मृतिका मुहाने पे ऊपर ऊपर हो जाते हैं, और इससे क्या नदी के मुहाने घाटी के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि जमीन रेत जमा जमा हो जाती है यहाँ पर इन पोर्शंस के ऊपर। अब यहाँ एक लाइन दे रखी है, नदी घाटी के ऊपर जो ऊपरी जहाँ नदियाँ स्टार्ट होती है उन क्षेत्रों में बड़े बड़े कण इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों से कट कट के आते हैं। तो वो तलहटी पे कौन से बनाते हैं? जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में। तो आपसे पूछ सकते हैं द्वार और चो और क्षेत्र तराई कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यानी कि नदी के ऊपरी सिरे पे, जहाँ नदी प्रारंभ होती है, उसके पश्चात हिमालय के तलहटी में, पर्वतों की तलहटी में। तो द्वार, जैसे अपन कहते हैं ना हरिद्वार, तो वहाँ से नदियाँ निकलती है। तो चो क्षेत्र तराई वाले, ठीक है। फिर है कि कणों के आधार पर हम उसको अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब आयु के आधार पर, जैसे पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़, देखिए ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बांगर और खादर किसको कहते हैं। जैसे एक मैं समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ, क ख ग अपन बोलते हैं, तो देखो क ख ख पहले आता है, फिर ब आता है। तो देखो नया नया पहले, नया ने पहले, ख खाद, पानी, नया पानी आएगा तो खाद वहाँ पर हो जाएगी खादर, पुरानी हो जाएगी तो उसमें बांगर, यानी बंजर की तरह याद कर सकते हैं। बांगर मृदा में क्या हो गए? कंकर, ग्रंथियों की ज़्यादा मात्रा होती है। और खादर में कौन कौन से होते हैं? छोटे 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 महीन कण होते हैं। तो यानी कि बांगर जो खादर है, जैसे खाद उपजाऊ होती है, तो उसी प्रकार बांग खादर भी उपजाऊ है, उपजाऊ जैसे जलोढ़ मृदाएं कौन सी बहुत उपजाऊ होती है? अधिकतर जलोढ़ मृदाओं में क्या पाया जाता है? पोटाश, फॉस्फोरस, चूना युक्त पत्थर पाए जाते हैं। तो देखो याद रखना CPF, यानी कि देखो C4 क्या? चूना, P4 क्या हो गया? पोटाश, और F4 फॉस्फोरस, CPF अपन याद कर सकते CPF से। इसमें देखो ऊपरी भारत में पाई जाती है नदियों के किनारे क्या क्या पाए जाते हैं? गन्ने होते हैं, चावल होता है, गेहूँ होता है, अन्य मोटे अनाज जैसे दलहन दलहन दालें होती है खूब सारी, तो उपयुक्त खेती की जाती है, ठीक है। सूखे क्षेत्रों में, और जो सूखा क्षेत्र होता है वो क्षारीय होती है, ठीक है। एक फिर अपन पढ़ेंगे दूसरी काली मृदा। अब काली मृदा देखो, काली मृदा अपन ने कहाँ देखी थी? यहाँ इस पोर्शन में ना, ये गुजरात के क्षेत्र में, MP वाले में, मालवा के, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका के हल्का, ठीक है। तो यहाँ जाओ, ये क्या? इसका रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा कहते हैं, ठीक है। रेगर, रेगर पूछ लिया जाता है, रेगर क्या है? काली मृदा। तो देखो काली, देखो क से काली, क से काली मृदा, तो क से कपास। यहाँ पर कौन सी खेती की जाएगी? कपास की, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और महत्वपूर्ण योगदान दिया इस, ये कौन सी होती है? दक्कन पठार। तो ये क्या? बेसाल्ट क्या होता है? देखो जब आपने वोल्केनो देखा होगा, वोल्केनो तो ये पहाड़ के रूप में ही एक आपने देखा होगा, पर यह है कि पृथ्वी आपस में दो प्लेटें भी टकराती है, पृथ्वी की दो प्लेटें जब टकराती है तो यहाँ से लावा निकलता है, तो वो ऊपर नहीं जा पाता है, बस हल्का हल्का यहाँ जमता जाता है। ये इस जमने के कारण ये सिर्फ एक परत ही बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार, मतलब पठार के रूप में शेप ले लेता है। तो दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में, तो इसलिए उसको दक्कन पठार बोलते हैं। तो बेसाल्ट या तत्व वो निकलता है, उसमें से जलावा निकला, वो जम गया, उसको बेसाल्ट कहते हैं। और क्या है? ये मादा कहाँ पाई जाती? देखो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, गुजरात और उस क्षेत्र का, मालवा, MP वाला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों के तटों पे। काली मृदा क्या होती है? देखो धीमे धीमे इसमें जमता है बेसाल्ट, तो इसमें बहुत महीन कण पाए जाएंगे। नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि धीमे धीमे जमता है, तो इसमें ये कौन सी नदी, वो पानी बहुत सारा सोखती रहती है। इसके अलावा ये मृदा कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। देखो यानी कि सी ऐसे छोटे छोटे बना लेना ट्रिक्स। सी कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना और मैग्नीस और पोटास से भरपूर होती है। तो इसमें कौन सा? फॉस्फोरस नहीं होता, फॉस्फोरस डाउन होता है, नीचे कर दो।
और ये मतलब जो सूख जाती है तब देखो पपड़ियाँ बन जाती है, ऐसे अलग अलग टूट जाती है। और गीली हो जाती है तब मुश्किल हो जाती है इसमें जुताई करना प्रारंभ। तो इसमें मुश्किल हो जाता है गीली होने के कारण, ये चिपचिपी हो जाती है। इसलिए इसकी जुताई कब की जाती है? मानसून की जो पहली बरसात होती है ना, उस समय इसमें कर दी जाती है जुताई। ठीक है। फिर अगला देर का लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो, इस क्षेत्र में पाई गई, इस क्षेत्र में पाई गई, इस क्षेत्र में पाई गई। अब यहाँ आते हैं। अब देखो, लाल मृदा जो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों के पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। ठीक है, लाल और पीली तो पूर्वी, अब ये आग्नेय चट्टानों के कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। तो यहाँ इसने बोला दक्कन पठार, अपन को पता है ये दक्कन पठार है। दक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र है, और दक्षिणी क्षेत्रों में प्राप्त हुई आग्नेय क्षेत्र के रूप में। अब इसमें कहाँ कहाँ पाई गई? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा मैदानों के दक्षिण छोरों में, पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई गई। ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ वो उधर हो गए, और ये दक्षिण में। इनमें एकदम लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के लोह धातु के, यानी लाल रंग किस वजह से आया? लोहे की धातु की वजह से लोहा पाया जाता है यहाँ पर। जम जम के तो नीचे से जब लावा निकला